गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 की रिवॉल्ट के बारे में कि किस तरीके से रिवॉल्ट क्यों हुआ और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े और उससे क्या रिजल्ट निकले। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम इस टॉपिक में ना क्या क्या चीज़ें शुरू करेंगे, ये देखिए। हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से ये रिवॉल्ट हमारा क्यों हुआ, इस रिवॉल्ट के पीछे के रीज़न क्या थे। ठीक है, और इसमें किस फील्ड से किस लीडर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यानी कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ से कौन नेता थे, अगर हम ऐसे लखनऊ बात करें, बिहार कहें, तो सब जगह के हम नेताओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये रिवॉल्ट का फेल क्यों हुआ, ये भी चीज़ें हम इसमें आज के इस टॉपिक में देखेंगे। और इस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने क्या क्या नई नीतियाँ लागू करी। ठीक है, इंडिया में क्या नई चीज़ें आई, पॉलिसीज़ आई, ये चीज़ें भी इसमें हम देखेंगे। और इस रिवॉल्ट के बारे में फेमस लोगों ने क्या कहा है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि उस वक्त में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये सब के सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखो, अब कोई भी रिवॉल्ट है या कोई भी हमारी अगर लड़ाई है, ठीक है, कुछ अगर एक क्रांति है, उसके पीछे स्टार्ट होने के ना पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं। ठीक इसी तरीके से भी हमारे 1857 रिवॉल्ट के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे, जैसे पॉलिटिकल रीज़न हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो गया, सोशल एंड रिलीजियस रीज़न हो गया, और इकोनॉमिक रीज़न हो गया, और हमारा आर्मी या मिलिट्री का रीज़न हो गया। कि ये रीज़न थे कि जिस वजह से रिवॉल्ट इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा। वरना अंग्रेज़ तो हमारे इंडिया में 1608 में प्रॉपर तरीके से आ गए थे, तब से वो शासन कर रहे थे, लेकिन 200 साल बाद ही ये चीज़ क्यों चली। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पॉलिटिकल रीज़न। देखो, अगर हम पॉलिटिकल रीज़न की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमारा राजनीतिक कारण में एक तो आ गया कि हमारा, देखो, जो हमारे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे, ठीक है, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, उनका अपमान हो रहा था। कि बहादुर शाह जफ़र जो हमारे थे, उनको हम बहादुर शाह टू भी कहते हैं, इनका अपमान इस तरीके से हो रहा था कि अब इनको पेंशन देना बंद कर दी गई थी और इनको मुग़ल सम्राट कहना भी बंद कर दिया था। मतलब पेंशन देना इन द सेंस कि अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि मुग़ल सम्राट से अब आप देश के सम्राट नहीं रहे, बल्कि अब आप क्या कहते हैं, पेंशन की तरह रहिए। ठीक है, दूसरा इसमें रीज़न था लॉर्ड डलहौजी का, जो 1854 का हड़प नीति आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं जिसको हम, 1854 में आई थी डलहौजी की। ये भी इसके एक पीछे मेन रीज़न था। अब देखो, कोई भी अगर क्रांति होती है वो एकदम से नहीं होती है, उसके पहले उसके लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस करी रहती हैं, तभी उसके बाद में वो गुस्सा निकल के ही एक क्रांति के रूप में बनती है। ठीक है, हड़प नीति में देखो, अगर हम पहला राज्य बोलें जो इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले डलहौजी ने अपने अंडर लिया था, वो था सतारा, महाराष्ट्र का। ठीक है, और उसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं, सहायक संधि वाला। ठीक है, सहायक संधि मतलब सहायक संधि के अंतर्गत ये था कि अगर कोई भी रियासत अंग्रेज़ों से अगर सहायक संधि के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो अंग्रेज़ उससे बदले उनसे एक शर्त रखते। देखो, अंग्रेज़ इतने अच्छे तो थे नहीं कि कहें कि यार तुम तो हमारे दोस्त हो, चलो हम फ्री में तुम्हारी सहायता कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं। अंग्रेज़ कहते थे कि अगर एक हाथ से ले रहे हो तो दूसरे हाथ से दो भी। ठीक है, और सहायक संधि शुरू किसने करी थी? वेलेजली ने। ठीक है, वेलेजली ने। हम वेलेजली को बंगाल का शेर भी कहते हैं। और सहायक संधि के सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी? सहायक संधि अगर हम देखें, सबसे पहले ये स्वीकार करी थी हैदराबाद के निज़ाम ने। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम ने। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखो, हमारा है प्रशासनिक कारण। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में देखो हमारा क्या था, सबसे पहले देखो इसमें क्या कर रहे थे अंग्रेज लोग, क्या कर रहे थे, अपनी भाषा को तो बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि अंग्रेजी भाषा अच्छी है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रसार कर रहे थे। वहीं उसके अपोजिट में जो हमारी देसी भाषा थी, यानी कि हिंदी, अवधी, जो भी कहना चाहो, अंग्रेजी भाषा का प्रसार और जो अपनी देसी भाषा थी उसकी उपेक्षा कर रहे थे। ठीक है, देसी भाषाओं की उपेक्षा। और दूसरा इसके पीछे रीजन था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए, यानी कि ब्रिटिश जो सरकार थी उसके द्वारा लाए गए अप्रिय कानून। ठीक है, वो कुछ भी ले आ जाए। तीन कटिया पद्धति देखो, अगर हम 1900 में बात करें, उससे पहले अगर हम सहायक संधि कह रहे हैं, जिस तरीके से हड़प नीति कह रहे हैं, तो इस तरीके की जो कानून लेके आते थे अंग्रेज, ब्रिटिश शासन के द्वारा लाए गए अप्रिय कानून। ठीक है,
ये कानून क्या कर रहे थे कि ये कानून भी हमारे 1857 के रिवोल्ट के पीछे के एक इम्पोर्टेंट मेजर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। अब दूसरा उसके बाद देखते हैं, अगर हम सोशल और रिलीजियस रीजन में, यानी कि अगर हम धार्मिक रीजन में कहते हैं, तो देखो उस वक्त में हिंदुओं की जो सती प्रथा थी, ठीक है, अब कुछ चीज़ें अंग्रेज अच्छे भी कर रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त के लोग उसको उसी तरीके से समझें, ठीक है। उस वक्त में जैसे सती प्रथा हो गई या विधवा पुनर्विवाह हो गया, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह ये अंग्रेज लेके आए थे। ये अगर हम करंट के सिनेरियो से देखें तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, ठीक है, लेकिन उस वक्त में ये हिंदुओं के लिए एक अप्रिय चीज़ थी, तो ये भी थी। अब सती प्रथा देखो, इसको बंद किसने किया था, हमारा विलियम बेंटिक ने, ठीक है, विलियम बेंटिक। और हिंदुस्तान की तरफ से कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और विधवा जो पुनर्विवाह था, इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंद करवाया था, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और दूसरा, अगर इसके अलावा हम दूसरा रीजन देखें, तो दूसरा रीजन था हमारा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अंग्रेज बढ़ चढ़कर कर रहे थे ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार। और साथ में क्या कहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की मान्यताएं थी उनका उपहास भी कर रहे थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिमों की मान्यताओं का उपहास। तो ये हमारे सोशल और रिलीजियस रीजन में थे। अब हम उसके बाद अगला रीजन देखते हैं, इकोनॉमिक रीजन, यानी कि आर्थिक कारण। देखो आर्थिक कारणों में हमारा क्या क्या था कि एक तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियां थी, उसमें हमारा अगर हम देखें स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे वो, स्थायी बंदोबस्त। और दूसरा जमींदारी प्रथा भी लेके आए थे, ठीक है, जमींदारी प्रथा। अब ये दोनों कौन लेके आया था, कॉर्नवालिस, ठीक है, ये दोनों लेके आया था कॉर्नवालिस ने। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, महलवाड़ी प्रथा भी लेके आए थे अंग्रेज, ठीक है, महलवाड़ी प्रथा। और ये कौन लेके आया, हॉल्ट मैकिंजे, ठीक है, पेपर में आते हैं, इनको पेपर में अलग से पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस, तभी इनको भी ना डिटेल में तब मैं लिखा रहा हूँ, वरना खाली मैं महलवाड़ी प्रथा कहता आगे को बढ़ जाता, अंदर भी ये चीज़ें पढ़नी जरूरी हैं। उसके बाद देखो रैयतवाड़ी प्रथा भी लेके आए थे ये लोग, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा। ये कौन लेके आया था, हमारा टॉमस मुनरो। एक हेक्टर मुनरो है, वो हमारा 1757 की क्रांति वाला है, ये टॉमस मुनरो है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना आप। और दूसरा इकोनॉमिक रीजन में इन्होंने क्या कर दिया था, जो भारतीय उद्योग थे हमारे, ठीक है, भारतीय उद्योगों को इन्होंने नष्ट कर दिया था, ठीक है, अंग्रेजों ने अपने खुद के उद्योग लगा दिए थे, यहाँ काम करो कहते थे भारतीय श्रमिकों से। और दूसरा, यहाँ गरीबी भुखमरी ये चीज़ें बढ़ गई थी। अब इनके हद से बढ़ चढ़ के टैक्स और उद्योग इन्होंने ख़त्म कर दिए, तो अब लोगों के पास रोज़गार नहीं रहा। और खेती में अगर कोई खेती भी कर रहा है, सूखा हो कुछ हो, इनको अंग्रेज लोगों को भारतीय टैक्स देते ही रहते थे, ठीक है। और अंग्रेजों के यहाँ भ्रष्टाचार और लूट हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये इसके इकोनॉमिक रीज़न है। अगर हम फिर देखें हमारा मिलिट्री रीजन्स में, तो मिलिट्री रीजन्स में देखो हमारा क्या क्या था। देखो मिलिट्री रीजन में एक रीजन तो हमारा मेन हो गया कि जो भारतीय सैनिकों की उपेक्षा की जाती थी। अब उपेक्षा किस टर्म में की जाती थी, जैसे काले, उनसे मतलब रंग के भेद में किया जाता था, ठीक है, भारतीय सैनिकों की उपेक्षा। और दूसरा, इनकी उपेक्षा की जाती थी वेतन के मामले में, ठीक है, वेतन अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले कम दिया जाता था। और अगर उसके बदले पदोन्नति की बात करें, तो पदोन्नति में भी भारतीय सैनिक कोई भी मेजर, जर्नल, इस तरीके की पोस्टों में नहीं जा सकते थे, वो छोटे हौलदार की पोस्ट, सूबेदार की पोस्ट तक अधिकतम एक भारतीय सैनिक जा सकता था, ठीक है। उसके अलावा तीसरा रीजन हम देख रहे हैं, तो जो भारतीय सैनिकों के धार्मिक और जाति आधारित चिन्ह थे, ठीक है, तो उन पर भी रोक लगा रखी थी, धार्मिक व जाति आधारित चिन्ह। अब धार्मिक और जाति आधारित चिन्ह कहने का मतलब है कि चिन्हों पर रोक। मान लो कोई एक हिंदू है, ठीक है, ये एक हिंदू है और ये एक मुस्लिम है, तो अब जैसे हिंदुओं के अगर हम कोई
चिन्ह देखें, मतलब अगर उनका कोई साइन है, जिस तरीके से अगर वो कोई लॉकेट पहनते हैं किसी देवी देवता से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल मना था, ठीक है। ऐसे ही मुसलमानों में भी अगर उनके कोई धार्मिक चिन्ह हैं, या फिर उनको अगर पगड़ी वगड़ी है, सर में टोपी है, या दूसरी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की रोक थी। इस तरीके से भी मिलिट्री रीजन्स में ये हमारा आता है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कि 1857 की क्रांति स्टार्ट होने के पीछे रीज़न क्या क्या थे, ठीक है। अब इस रीज़न का देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे को कि ये रीज़न हुआ क्यों, मतलब इस रीज़न के जब रीज़न हो चुका था तो कहाँ से शुरू हुआ और किसने शुरू किया। देखो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे मंगल पांडे जी। अब देखो विद्रोह हमारा 29 मार्च 1857 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1857 को हुआ, और ये शुरू किया था मंगल पांडे ने। लेकिन इसको हम प्रॉपर पेपर में अगर आता है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कब शुरू हुई, तो हम 29 मार्च वाली बात नहीं करते, क्योंकि ये इंडिविजुअल मंगल पांडे जी ने ही शुरू, मंगल पांडे ने सिर्फ यहाँ पर क्या किया था कि इसमें एक ये है कि मंगल पांडे जी हमारे 34 इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे, ठीक है। उस वक्त में अंग्रेजों ने एक नई राइफल लेके आए थे, इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड राइफल। उसमें जो कारतूस लगता था, ठीक है, उसमें कारतूस में क्या कहते हैं, सूअर और गाय की चर्बी होती थी उस कारतूस में, सूअर व गाय की चर्बी। और जो एक कारतूस होता था, इसको मुंह से खींचना पड़ता था। अब देखो उसमें सूअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है, ये प्रॉपर हिंदू का है या मुस्लिम धर्म के धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, ठीक है। तो मंगल पांडे जी ने मना कर दिया कि कुछ मंगल पांडे और उनके साथ कुछ सैनिकों ने मना कर दिया कि हम ये कारतूस को अपने मुंह से नहीं खींचेंगे, आप दूसरी कारतूस लेके आए। और साथ में मंगल पांडे जी ने उस वक्त के जो वहाँ पर के हमारे लेफ्टिनेंट थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट कौन थे, बॉल, और सार्जेंट कौन थे, ह्यूअरसन, इसकी हत्या कर दी थी, इन दोनों की, बॉल की हत्या कर दी थी और ह्यूअरसन में गोली मार दी थी। तो इन चीज़ों से भी क्या हुआ कि 1857 की क्रांति, मतलब क्या कहते हैं, मंगल पांडे जी ने यहाँ पर जब ये कर दिया था, रीज़न क्या हो गया था, बॉल की हत्या और ह्यूअरसन की इन्होंने हत्या, मतलब गोली मार दी और बॉल की हत्या कर दी थी। तो मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को क्या कर दिया, फांसी दे दी गई, ठीक है। अब एक्चुअल में हमारा जो 1857 की क्रांति, अगर हम इसकी बात करें तो 1857 की क्रांति 31 मई 1857 से शुरू होने वाली थी, ठीक है। कब से शुरू होने वाली थी, 31 मई से, लेकिन ये समय से पहले ही हो गई, ठीक है। 29 मार्च को मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब हम आगे को बढ़ते हैं 10 मई को, ठीक है। अब 9 मई की बात है कि 9 मई मेरठ में एक हमारी आर्मी की बटालियन थी। उस आर्मी बटालियन का नाम था हमारा 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी, ठीक है, 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी। तो इन्होंने भी क्या कहते हैं, ये लोग इकट्ठा हुए और 10 मई को इन्होंने क्या कर दिया कि क्रांति की शुरुआत कर दी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि 1857 की क्रांति कब से शुरू हुई, 10 मई 1857 से, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार आया कि 1857 की क्रांति कब से शुरू हुई, तो क्या हो जाएगा, 10 मई से शुरू हुई थी, ठीक है। 10 मई को इन्होंने मेरठ में क्रांति की शुरुआत कर दी। 11 मई को ये लोग क्या हुआ, दिल्ली चले गए, ठीक है। 11 मई को ये दिल्ली गए और दिल्ली में इन्होंने 12 मई पूरी दिल्ली में इन्होंने अंग्रेजों से पूरी दिल्ली को हटा दिया, मतलब पूरी दिल्ली से अंग्रेजों को साफ कर दिया और दिल्ली में हमारे भारत स्वतंत्रता सेनानियों का अधिकार हो गया, ठीक है। दिल्ली में अधिकार, दिल्ली में अधिकार। और जो दिल्ली में उस वक्त की जो हमारे मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं, भारत का शहंशाह घोषित कर दिया, ठीक है, भारत का शहंशाह। अब देखो कहाँ पर कौन सी क्रांति हुई, किसने शुरू करी, ये चीज़ें देख लेते हैं। साथ साथ में ही हम उस प्रॉपर फील्ड के बारे में, यानी कि उस प्रॉपर जो हमारा राज्य है उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर किसने शुरू करी, ठीक है, जिससे पढ़ने में और आसानी हो। इसको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ से हुई, देखो सबसे पहले हमारी कहाँ शुरू हुई, दिल्ली में, इसको ध्यान रखना। अब दिल्ली के बाद अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में देखो कौन था, बहादुर शाह जफर, तो हमारे को उन्होंने, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इनको शहंशाह घोषित कर दिया। और बहादुर शाह ने बख्त खान को अपना सेनापति घोषित किया, ठीक है। और दिल्ली में क्रांति कब शुरू हुई, 11 मई 1857 को। और दिल्ली में इस क्रांति को खत्म किसने किया, ये खत्म किया था निकोलसन और हडसन ने। निकोलसन मतलब पहले आए थे, इनकी हत्या हो गई थी, मर गए थे, फिर हडसन आए थे, ठीक है। अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल
बेगम हजरत महल लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह की डेथ हो गई थी, तब बेगम हजरत महल ने इन्होंने शुरू किया। और ये शुरू कब से हुआ? 4 जून 1857 को। और ख़त्म किसने किया था ये? हमारा कैंपबेल ने। अगर हम झांसी की बात करें, झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई लीडर। यहाँ शुरू हुआ 4 जून 1857 को, यहाँ भी 4 जून को ही हुआ। और यहाँ डिमोलिश किसने किया था? यूरोज ने। अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में नाना साहिब हमारे लीडर थे और तात्या टोपे उनके सेनापति थे। और ये कब शुरू हुआ था? 5 जून 1857 को। और कैंपबेल ने इसको भी खत्म किया। अगर इलाहाबाद में देखते हैं तो मौलवी लियाकत अली ने इसमें लीडर थे। और 6 जून को इलाहाबाद में क्रांति शुरू हुई थी और इसको खत्म किसने किया था? नील ने, कैप्टन नील। फैजाबाद में देखते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। शुरू कब हुई थी? ये जून 1857 में। और इसको भी खत्म किसने किया? नील ने। यानी कि ये दोनों नील की हैं और ये हमारी कैंपबेल की हैं, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, ठीक है। जगदीशपुर कौन सा एरिया? बिहार का एरिया है ये। अगर हम बिहार में देखते हैं तो कुंवर सिंह यहाँ के लीडर थे। और यहाँ क्रांति शुरू हुई थी 12 जून 1857 को। और इसको खत्म किसने किया था? विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने, ठीक है। बरेली में देखते हैं तो खान बहादुर खान, जून 1857 में क्रांति वहाँ शुरू हुई थी और विंसेंट आयर ने इसको खत्म किया था। अब देखो हम दिल्ली की शुरू करते हैं। देखो मेन मेंस में जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा दिल्ली। तो दिल्ली में देखो मुगल हमारे उस टाइम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इन्हीं को हम बहादुर शाह 2 भी कहते हैं, ठीक है। इनको हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने इनको भारत का शहंशाह घोषित कर दिया था। भारत का शहंशाह। और जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में हमारे क्या कहते हैं, अपने जो सेनापति थे, ठीक है, सेनापति किसको बनाया था? बख्त खान को। सेनापति बनाया इन्होंने बख्त खां, ठीक है। अब दिल्ली में 12 मई को तो जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने पूरी दिल्ली में कब्जा कर लिया था। लेकिन 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 1857 में ही, ठीक है, 20 सितंबर 1857 में ही क्या कहते हैं, हमारा दिल्ली में अंग्रेजों ने पूरे के पूरे दिल्ली में अंग्रेजों का शासन हो गया था 20 सितंबर को ही। और इन्होंने उस वक्त फिर जो दिल्ली में हडसन था, हडसन के सामने, हुमायूं के मकबरे के सामने बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया। और बहादुर शाह जफर को फिर रंगून भेज दिया गया, ठीक है। रंगून, रंगून कहाँ पड़ता है? करंट में बर्मा में, ठीक है। जहाँ बहादुर शाह की डेथ 1862 में हो गई थी। और बहादुर शाह की जो मजार है, यानी कि जहाँ पर इनकी कब्र है, उसमें लिखा गया है कि ये एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसको मृत्यु के बाद दफनाने के लिए भी अपने देश की जमीन नसीब नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लखनऊ का, ठीक है। लखनऊ में हमारी हेड कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अब हुआ ये था कि जो उस टाइम लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, लखनऊ के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बेगम हजरत महल संरक्षिका की तरह वहाँ पर शासन करने लगी। और इन्होंने, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नवाब किसको बना दिया था? विजारित, लखनऊ के नवाब बेगम हजरत महल ने बनाया था विजारित मोहम्मद को, ठीक है, विजरिस अली या विजरिस मोहम्मद, जो कहना चाहो, ठीक है। इनको इन्होंने, बेगम हजरत महल ने विजरिस, एक्चुअल नाम है इसका विजरिस कादिर नवाब, ठीक है, इसको नवाब बना दिया और खुद उनका संरक्षिका की तरफ लखनऊ में शासन करने लगी। लेकिन जो डलहौजी की नीति थी, उसके अंदर ये था कि अगर किसी की उम्र कम है, ठीक है, या फिर वो उनका वास्तविक पुत्र नहीं है, तो वहाँ पर ये लोग शासन नहीं कर सकते हैं। तो लखनऊ में डलहौजी ने इस नीति की तरफ हड़प लिया था। तो इसी को हटाने के लिए बेगम हजरत महल ने वहाँ पर लीडर बन के आई, ठीक है, मतलब लखनऊ की तरफ से हजरत महल ने किया। लेकिन हजरत महल को भी, मतलब क्या कहते हैं, कैंपबेल ने यहाँ की जो नीति थी इसको हटा दी और हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने की बजाय नेपाल चली गई, ठीक है, नेपाल। और वहीं 1862 में हजरत महल की डेथ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अगला झांसी। झांसी तो हर किसी को पता है। देखो झांसी किसका है? हमारी रानी लक्ष्मीबाई,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी के बारे में कौन बोल सकता है? देखो, रानी लक्ष्मीबाई। अगर रानी लक्ष्मीबाई का हम एक्चुअल नेम देखते हैं तो इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका था और इनकी शादी झांसी के नवाब गंगाधर राव के साथ हुई थी। ठीक है, गंगाधर राव के साथ। लेकिन गंगाधर राव की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद झांसी में हमारी जो लक्ष्मीबाई जी हैं, ठीक है, इन्होंने एक दत्तक पुत्र यानी कि एक पुत्र को गोद लिया था, उसका नाम था दामोदर राव। ठीक है, इसको वहाँ का नवाब या राजा घोषित कर दिया। लेकिन डलहौजी की हुई कि वास्तविक पुत्र न होने की वजह से झांसी में इन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने अंग्रेजों को कब्जा होने से बिल्कुल मना कर दिया और उनके सामने घुटने नहीं टेके, लड़ते रही। ठीक है, लेकिन ग्वालियर में 17 जून को, ठीक है, 4 जून तो हमारा झांसी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ग्वालियर में 17 जून 1858 को, ठीक है, हमारी लक्ष्मीबाई जी वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इन्हीं के लिए जो यहाँ की वीरगति, जो कैप्टन ह्यूरोज थे, इन्होंने कहा भी है कि 1857 की क्रांति में एकमात्र मर्द, जो मर्द की तरह, मतलब एकमात्र जिसने लड़ा है, मर्द की तरह लड़ा है, या एकमात्र शासक जो लड़ाई जिसने करी है वो झांसी ही थी, यानी कि लक्ष्मीबाई ही थी। ठीक है, ग्वालियर में इनकी डेथ हो गई थी 17 जून 1858 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कानपुर। अब देखो, कानपुर में हमारे किसने अगुवाई करी थी? नाना साहेब ने, नाना साहेब। और इनका एक्चुअल नाम था ढोंडू पंत, ढोंडू पंत। ठीक है, अच्छा से इसी लिखते हैं इसको हम, नाना साहेब, क्या हो रहा है, हाँ, नाना साहेब। और इनका अगर वास्तविक नाम की बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम था ढोंडू पंत। ठीक है, ये यहाँ के लीडर थे और इन्होंने अपना सेनापति बनाया था तात्या टोपे को। ठीक है, सेनापति, ये किसको बनाया था? तात्या टोपे। और अगर हम तात्या टोपे के वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। अब जो नाना साहेब थे, ये भी दत्तक पुत्र थे। ठीक है, जो हमारे नाना साहेब थे, ये भी हमारे दत्तक पुत्र थे। उस वक्त में जो हमारे नाना साहेब, जो कानपुर में शासक किसका था? बालाजी पेशवाराव टू का। ठीक है, बालाजी पेशवा बाजीराव टू का। ठीक है, बालाजी जो पेशवा थे बाजीराव टू, उस वक्त में ये कानपुर में शासन करते थे। लेकिन बालाजी पेशवा बाजीराव टू का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने नाना साहेब को दत्तक पुत्र की तरह गोद लिया था। तो इनकी डेथ के बाद नाना साहेब वहाँ शासन करने लगे। वापस से वही डलहौजी ने अपनी कि एक्चुअल सन नहीं है करके यहाँ इनको भी हड़प लिया। ठीक है, और दूसरा ये भी रीजन था कि नाना साहेब की जो वार्षिक पेंशन आती थी 8 लाख, ठीक है, ये मान भी गई थी कि तुम क्या कहते हैं, ठीक है, मैं पेंशन लेके तैयार रहने को तैयार हूँ। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, जो इनकी वार्षिक पेंशन 8 लाख रुपये आती थी, इसको भी बंद कर दिया। तो इस वजह से भी ये आंदोलन में कूद पड़े थे। तो कानपुर से नाना साहेब ने करी थी। ये हमारा कानपुर का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि बिहार में, ठीक है, बिहार में हमारे कौन थे? हमारे कुंवर सिंह थे। बिहार से हमारे थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार से इस क्रांति की शुरुआत करी थी। अगर हम कुंवर सिंह के बारे में देखें तो कुंवर सिंह सबसे पहले एक जमींदार थे। ठीक है, जमींदार थे और ये गोरिल्ला नीति में ना बहुत ही फेमस थे। मतलब इन्होंने अंग्रेजों के साथ पूरी युद्ध, मतलब गोरिल्ला नीति में करा और अंग्रेज इनको जिंदा कभी पकड़ ही नहीं पाए। कहते हैं कि कुंवर सिंह जी, मतलब क्या कहते हैं, इतने महान थे कि एक बार जब इनकी अंग्रेजों के साथ लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों की एक गोली इनके बाएं हाथ पे लग गई थी। ठीक है, और जब ये लड़ रहे थे तो इनको बार बार वहाँ पर दर्द हो रहा था। तो इन्होंने युद्ध के दौरान ही मतलब अपने हाथ को अपनी ही तलवार से खुद ही काट दिया। ठीक है, इतने महानतम शासक थे। और दूसरी इनकी खासियत ये थी कि मतलब महान शासक होने कहते हैं कि हमारे जो कुंवर सिंह जी थे, ये अंग्रेजों के हाथ कभी पड़े ही नहीं। इनकी जो डेथ थी अपने एक्चुअल यानी कि हमारे प्राकृतिक वजह से ही हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा इनको नहीं मारा गया था। इतने महान हमारे शासक थे, जो हमारे 26 अप्रैल 1858 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसलिए इनको भी याद रखना जरूरी है, इसलिए इतने फेमस भी हैं। और अगर हम बिहार में देखो तो बिहार में सबसे पहले क्रांति हुई थी दानापुर क्षेत्र में। ठीक है, पेपर में कभी आ सकता है कि बिहार में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो दानापुर क्षेत्र से 1857 की क्रांति हुई थी। अब देखो, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट हो गए कि कहाँ से किस राज्य से किसने अगुवाई करी और वहाँ के बारे में थोड़ा फैक्ट। अब
लेकिन 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई थी लास्ट में। इसके पीछे क्या रीज़न थे देखो। सबसे पहले इसके पीछे इसका रीज़न था कि एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, ये हमारी समय से पहले शुरू हो गई थी। ये क्रांति समय से पहले, इसको शुरू होना था 31 मई को, लेकिन ये 10 मई को ही शुरू हो गई थी। दूसरा, इसमें जो योग्य नेतृत्व है उसका अभाव था। कहने का मतलब है कि देखो, बिहार से कोई और लड़ रहा है, लखनऊ से कोई और, दिल्ली से कोई और, यानी कि पूरे भारत में हर कोई लड़ नहीं रहा था। ठीक है, योग्य नेतृत्व का अभाव। और अगर हम तीसरा रीजन देखते हैं तो विद्रोह का सीमित स्वरूप। सीमित स्वरूप कहने का मतलब है पूरे भारत में नहीं हुई था ये विद्रोह। देखो, अगर हम साउथ की बात करते हैं, साउथ में नहीं हुई थी, ऊपर पंजाब में नहीं हुई थी, और जमींदारों में भी एक एक्सेप्शन ही थे कि कुछ एक लोगों ने, बाकी किसी जमींदार ने इसमें शामिल नहीं हुए थे। और तीसरा, इसमें जो हैदराबाद के निज़ाम थे, या फिर अगर हम अजमेर की साइड की बात करें, तो यहाँ के लोग जो हमारे निज़ाम थे या राजा थे, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो विद्रोह का सीमित स्वरूप भी इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था। कुछ एक जगह बढ़ चढ़कर हुआ था, लेकिन कुछ एक जगह हुआ ही नहीं, तो इस वजह से भी क्रांति हमारी फेल हुई। चौथा, अगर हम देखते हैं जन समर्थन का अभाव। देखो, कोई भी अगर विद्रोह हो रहा है या कुछ भी अगर क्रांति होती है, तो उसमें सबसे पहले जन समर्थन होना जरूरी है। अगर उसका सक्सेस होना, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने लोग होंगे, उस चीज़ का उसमें सक्सेस होने का उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। इसमें देखो, जमींदार कोई नहीं थे, ठीक है ना, इसमें शिक्षित वर्ग था, कृषक भी बहुत कम थे, इसमें किसान भी मतलब बहुत ही कम लोग थे, तो इसका फेलियर होने के ये रीजन भी था। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के क्या रिजल्ट निकले। देखो, सबसे पहले तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, इस विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन कुचल तो दिया था अंग्रेजों ने इस विद्रोह को, लेकिन इस युद्ध क्रांति के बाद अंग्रेजों के उसमें मतलब शासन में उथल पुथल मच गई थी कि यार, भारतीय लोग अब मतलब क्या कहते हैं, हम लोगों के बातें सुन नहीं सकते हैं, या हम जैसा कहें कि अगर हम पर लात घूस भी मारे तो सहने वाले नहीं है, अब वो उसका मतलब दमन भी करने को तैयार है। ठीक है, तो इसी के उसमें विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये विक्टोरिया, महारानी जो विक्टोरिया थी उस टाइम, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, उनका घोषणा पत्र आया था। अब उस घोषणा पत्र में क्या आया था वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले घोषणा पत्र में देखो, अभी तक क्या हो रहा था इंडिया में कि अभी तक इंडिया में गवर्नर जनरल का पद चल रहा था। ठीक है, गवर्नर जनरल का, और गवर्नर जनरल उस वक्त कौन थे, हमारे कैनिंग। ठीक है, अब ये हमारे गवर्नर जनरल थे, लेकिन इस क्रांति के बाद क्या हुआ, 1858 में गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके वाइसराय का पद ले आए गए। ठीक है, वाइसराय का पद। और पहले भारतीय वाइसराय भी कौन थे, हमारे वाइसराय, ये हमारे कैनिंग थे। दूसरा, इसमें क्या किया गया कि जो इंग्लैंड की रानी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति करी। ठीक है, भारतीय राज्य सचिव की। अब इस राज्य सचिव का क्या काम था कि भारत में जो कुछ भी होगा वो डायरेक्टली क्वीन को बताएगा। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या काम किया गया कि अब जो इंडिया में रूल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी हमारी, ठीक है, इंडिया में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब ये कंपनी रूल न करके डायरेक्टली ये शासन हमारा ब्रिटिश क्राउन के हाथ चले गया था। ठीक है, अब मतलब भारत में क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जो रूल कर रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने करके डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया में अब रूल होगा। ठीक है, और इसमें फोर्थ अगर हम फैक्ट देखते हैं, जो डलहौजी की हड़प नीति थी, हड़प नीति, इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, हड़प नीति को खत्म। और अगर हम फिफ्थ रीजन देखते हैं, तो जो स्थानीय राजा थे, ठीक है, अब इन अंग्रेजों को भी समझ में आने लग गया कि अगर हमें यहाँ और शासन करना है तो यहाँ के लोग राजाओं के साथ मिल के बना के रखनी पड़ेगी। तो स्थानीय जो राजा थे, ठीक है, उनका सम्मान किया गया, और उनके जो अधिकार थे उनको भी मतलब माना गया। स्थानीय राजाओं के अधिकार और सम्मान का संरक्षण किया गया। ठीक है, सम्मान का संरक्षण। ठीक है, ये हमारे क्या कहते हैं, विक्टोरिया का घोषणा पत्र में था। अब देखते हैं, इसमें हम देखते हैं किसने क्या कहा है। अब 1857 की क्रांति के बारे में हमने सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से क्रांति क्यों हुई थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी, और इसमें जो हमारे फेमस लीडर थे उनके बारे में भी देख लिया, और किस तरीके से फेल हुई। अब क्रांति के बारे में जो हमारे मतलब
उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनमें से किसने क्या कह रखा है। देखो अगर हम वी डी सावरकर जी की बात करते हैं तो वी डी सावरकर जी ने इसको कह रखा है कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। पेपर में बहुत बार आ रखा है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है, तो वी डी सावरकर। और अगर बोलते हैं बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये कहा था टी आर होम्स ने। और अगर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहते हैं तो ये जेम्स आउटरम और विलियम टेलर ने कहा था। और 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये कहा था बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, ये उस वक्त हमारे सत्तारूढ़ दल के नेता थे। ठीक है, ब्रिटेन में सत्तारूढ़ दल के नेता थे। और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है, अशोक मेहता ने। ठीक है, अशोक मेहता जी ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। अब 1857 की क्रांति के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैक्ट हैं। देखो 1857 की क्रांति जब हुई थी उस वक्त ब्रिटेन के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 की क्रांति के इसमें ब्रिटेन के प्रधान थे विंसकाउंट पामस्टॉन। इंपॉर्टेंट है, ये 2 या 3 बार पेपर में आ चुका है। और गवर्नर जनरल क्या है या वाइसराय, ये कौन थे, कैनिंग। ये तो सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्षदर्शी उर्दू शायर कौन था, मिर्जा गालिब। और 1857 की क्रांति के लिए निश्चित दिन कौन सा था, 31 मई 1857 का। इस क्रांति में किस किसने भाग नहीं लिया था। देखो साहूकार ने नहीं लिया था, जमींदारों ने लिया था, शिक्षित वर्ग ने लिया था, किसानों में बहुत कम किसानों ने भाग इसमें लिया था। अब 1857 की जब क्रांति हो गई थी उसके बाद जो सेना गठित करी गई, उसके बाद की सेना, ठीक है, जो गठित की गई उसके लिए कौन सा आयोग बना था, उसके लिए आयोग बना था पील आयोग। ठीक है, और अब 1857 की क्रांति के बाद दूसरा चीज ये हुआ था कि अब जो अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना थी, मतलब सॉरी ब्रिटिश सेना थी, पहले उसमें भारतीय और अंग्रेजों का जो रेशियो रहता था वो रहता था 5:1 का, यानी कि अगर 5 अंग्रेज हैं तो 1 भारतीय है। लेकिन अब ये रेशियो बन गया 2:1 का। ठीक है, तो मतलब इसमें होगा कि 2 अंग्रेज सैनिक होंगे तो 1 भारतीय सैनिक होगा। ठीक है, ये हमारे 1857 की क्रांति के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि कहाँ पर कमी है या कुछ अच्छा लगा तो उसके बारे में भी बताएं, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ हम आज की ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।